मंच पर उपस्थित प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर इरफान हबीब जी, प्रोफेसर अनामिका जी, अशोक कुमार पांडे जी, मेरे सामने मदन कश्यप जी है, प्रोफेसर रज़ा साहब है जिनको हमने कॉमरेड पानसरे के मेमोरियल लेक्चर में भी सुना है। और साथियों, सबको जोहार और जिंदाबाद। मेरे साथ जो सभी दिग्गज सहवक्ता है वो सभी प्रोफेसर ही है। मैं एक अकेला ऐसा हूँ जिसने ना साहित्य सीखा है, ना मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। तो एक तरह से मुझे ये खुशी भी है कि मैं इनके साथ यहाँ एक मंच साझा कर रहा हूँ और थोड़ा संकोच भी है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस विचारों के उत्सव का नाम वैखरी रखा गया है। जैसा अनामिका जी ने कहा कि मध्यमा परा या पश्यंती नहीं, वैखरी रखा गया है क्योंकि आज का वक्त समय इस तरह का है कि आज हमें सीधी बात सीधे लफ्ज़ों में कहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज हमें अभिधा में ही कुछ सुविधा मालूम पड़ती है। तो मैं कुछ मुद्दों पर, कुछ बिंदुओं पर सिर्फ बोलूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि पर्चियाँ दी जाती है 24-25 मिनट के बाद में। तो मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने लिखा हुआ है तो वह पढ़कर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसके मेरे दिए गए समय में मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करूँ। अज्ञान और असत्य का जो बेशुमार उत्पादन है, जो इग्नोरेंस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके बारे में, मीडिया का विष की फैक्ट्रियों में तब्दील हो जाना, झुंड का मानस शास्त्र और अन्याय और अविवेक से सर्वसाधारण नागरिक को भिखारियों में या समर्थक सैनिकों में बदलना, यही सत्ता का उद्देश्य रह जाना, यह कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। विचारों का सिलसिला, विचारों और विचारधाराओं का सिलसिला तमोयुग से लेकर उत्तराधुनिकता, पोस्टमॉडर्निज्म तक फैला हुआ है और निरंतर चल भी रहा है। मैं मूलतः कवि हूँ और आज के समय के बारे में सोचता हूँ तो कई बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं 1500-1600 किलोमीटर दूर से आया हूँ तो मैं कुछ अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। जिस गांव में मैं पैदा हुआ, पला और बढ़ा, उसी शहर में एक विख्यात सूफी शायर का जन्म हुआ था, वली औरंगाबादी जिसे कहा जाता है। फिर बाद में वो गुजरात, सूरत चले गए और फिर वली सूरती या वली गुजराती उनको कहलाया गया। आपको पता है कि 20 साल पहले उनकी मज़ार को किस तरह रातों रात नष्ट कर दिया गया और उस पर एक सीमेंट रोड बनाया गया। तो इस औरंगाबाद से मैं आता हूँ। दुर्भाग्य से इसी महीने उसका भी नाम बदला गया है। बहुत कुछ चिन्ह बदलते जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। पिछली 15 सदियों से औरंगाबाद एक ऐसा एकात्म शहर रहा है जिसमें फ़ारसी, सिंधी, तुर्की, गुजराती, राजस्थानी और जैन, हिंदू, महानुभाव पंथ के अनुयायी, कई धर्मों वंशों के लोग आए और बस गए। अब भी उनमें से कई वंश और धर्म के लोग एक भौगोलिक स्पेस में बड़े प्यार से रहते आए हैं। इसे हम मेल्टिंग पॉट तो नहीं कह सकते, दैट्स अ रॉन्ग मेटाफर, लेकिन ये एक ऐसा सैलेड बोल जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कई रंग का एक साथ हम स्वाद ले सकते हैं। मैं वली साहब का जिक्र कर रहा था। वली साहब ने जो नई दखनी उर्दू ज़बान इजाद की, उसमें उस दखनी उर्दू ज़बान में संस्कृत थी, मराठी थी और वहाँ के कुछ
लोकल भाषा के कई शब्द लेकर उन्होंने ये हिंदी के कुछ शब्द लिए थे और एक अपनी अलग ज़बान ईजाद की थी। हिंदी में भारत में पहली बार गज़ल की रवायत भी वली साहब ने की थी। औरंगाबाद और मराठवाड़ा में पिछले 10 शताब्दियों से सूफ़ी और भक्ति की बड़ी परंपरा रही है। वहाँ वली दखनी, सिराज और औरंगाबादी, शाहनुर मियाँ जैसे सूफ़ी संत हुए, तो एक संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, बहनाबाई जैसे भक्ति परंपरा के बड़े कवि भी, संत कवि भी हुए। मज़े की बात यह है कि ये लोग एक दूसरे के शागिर्द और उस्ताद रहा करते थे। जैसे संत एकनाथ के जो गुरु थे संत जनार्दन स्वामी थे, और मराठी संत कविता की परंपरा में जो श्रेष्ठ कवि जिन्हें हम कहते हैं शेख मोहम्मद, उनके जो गुरु थे वो सूफ़ी संत थे चांद बोदले, चंद्रभट्ट बोदले। वो ब्राह्मण थे और वो सूफ़ी थे, चांद मलक नाम से जाने जाते थे। जो जिन्हें हम जानते हैं संत तुकाराम, उनके जो उस्ताद थे वो गुलबर्गा के प्रसिद्ध सूफ़ी संत बंदे नवाज गेसुदास थे। गुणाढ़ का बृहत कथा सरित सागर हम सब जानते हैं, वो औरंगाबाद के नज़दीकी प्रतिष्ठान पैठन में जहाँ लिखा गया। इस ऐसे भूगोल में जहाँ आपसी मेलजोल की कहानियों का सरित सागर भी सदियों तक अभी तक बहता रहा। मंदिर और मस्जिदों के जो मैदान में हमारा बचपन गुजरा है। जैसा कि विस्वावा शिम्बोर्स्का ने अपनी कविता में कहा है, ठीक उसी तरह 21वीं सदी में ऐसी कितनी ही चीज़ें थी जिन्हें होना था और जो हुई नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं होना था वो हो गई। इस पिछले दशक के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है जैसे हम कोई एक ना ख़त्म होने वाला एक दुस्वप्न देख रहे हैं। इसकी शुरुआत सन 92 में ही हो चुकी थी। हमने पहले डिस्टोपियन उपन्यास पढ़े थे, फिल्में देखी थी, दूसरे विश्व युद्ध पर जितना कुछ उपलब्ध है वो देखा और पढ़ा और सुना था, लेकिन वह हमारे ही समय में हमारे सामने होगा ये कभी सोचा न था। इस विश्वकाल में इतनी हत्याएं हुई है, इतने बेकसूरों को नष्ट कर दिया गया है, कईयों को बिना कोई जुर्म, बिना कोई सबूत के हवालात में डाल दिया गया है। आज की तारीख में इस देश में 30 लाख ऐसे लोग हैं जो बिना सबूत के जेल की सलाखों के पीछे हैं। हवा में द्वेष और खौफ का जहर फैला हुआ है। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि इस दिल्ली की हवा किस तरह प्रदूषित हुई थी और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ठीक यही बात हम आज के समय की सामाजिक आबो हवा के बारे में भी कह सकते हैं। 2 वर्ष पहले सन 21 के अंत में मराठी के वरिष्ठ कवि सतीश कालसेकर की स्मृति में हमने एक व्याख्यान का आयोजन किया था। वो व्याख्यान प्रोफेसर एजाज अहमद ने दिया था। दुर्भाग्य से यही उनका अंतिम व्याख्यान भी रहा। अपने व्याख्यान का शीर्षक उन्होंने दिया था आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ इज़ अ ग्लोबल कंडीशन। जाहिर है इस शीर्षक से दिन दहाड़े जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी उस घटना से उसका सीधा ताल्लुक़ था। 2014 से ऐसे 70 कृष्णवंशीय अमेरिकन मारे गए थे, उनके मारने की वारदातें हुई थी। ब्लैक लाइव्स मैटर के इस नारे के 2 अर्थ थे। एक तो सत्ता व्यवस्था अत्याचारी और क्रूर हो गई है, आम इंसान को बोलने की, जीने की आज़ादी नहीं है, सांस लेने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। और दूसरा यह कि वह साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के प्रतिरोध और प्रतिकार का नारा भी बन गया है। ठीक अभी 3 महीने पहले 10 जनवरी को ऐसी ही घटना फिर हुई। टायर निकल्स की हत्या
उसी तरह से हुई। ये सिलसिला निरंतर जारी है। आज हम देख रहे हैं कि आई कांट ब्रीथ ये जैसे हमारे समय का एक सिर्फ मुहावरा नहीं बल्कि एक रूपक बन चुका है। इसी व्याख्यान में एजाज साहब ने कहा था कि अविवेक की भाषा और विवेक की भाषा के बीच की रेखा को मिटा दिया गया है। सत्य कहने वाली भाषा और झूठ उगलने वाली भाषा के बीच की रेखा को मिटा दिया गया है। सत्य इस बात से निर्धारित होता है कि वो कौन बोलता है। पिछले 200 वर्षों में पहली बार तराजू का पलड़ा विवेक के खिलाफ झुका है और अज्ञान के पक्ष में। राजनीति, धर्म, मास मीडिया जैसे सभी क्षेत्र में असत्य को चित्रित किया जा रहा है। आधुनिक समाज के लिए जो 3-4 बड़े खतरे हैं उसमें मीडिया एक सबसे बड़ा खतरा है। शासक वर्ग विपरीत धारणाएं मैन्युफैक्चर करता जा रहा है और उदार लोकतंत्र की संस्थाएं इसे बिना शर्त स्वीकार करती जा रही है। यह अकल्पनीय है। हर रोज़ हर जगह क्रूरता का साम्राज्य है। अविवेक का प्रचलन अब केवल उच्च जातियों और उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य जातियों में भी फैल चुका है। ऐसा लगता है कि यह बहुजन जातियां अब अविवेक की समर्थक हो गई हैं। प्रगतिशील कहे जाने वाले विभिन्न समूह बिखर चुके हैं। कम्युनिस्टों, समाजवादियों और दलितों की अस्मिताएं तीखी होती गई। ये कट्टरपंथियों, सांप्रदायिकतावादियों की सफलता है। मूल तत्ववादियों ने अब चतुराई से बहुजनों को अपने दुष्कर्म करने का माध्यम बना लिया है। उन्हें मूल तत्ववाद और देसी फांसीवाद के फुट सोल्जर्स बनाया जा रहा है। दबाने वाले मनुस्मृतिमय अतीत को अब एक गौरवशाली भारतीय इतिहास काल के रूप में बहुजनों को ही परोसा जा रहा है। एक ओर उन्हें 21वीं सदी वाली वैश्विक आधुनिकता से बाहर रखने की चाल है और दूसरी तरफ मनुवादी, फांसीवादी भारतीयता पाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। बल्कि उनकी यही आकांक्षा है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही में रोमिला थापर की एक किताब प्रकाशित हुई है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। उनके जन्मदिन पर हमने तुरंत उसका एक साथ ही अंग्रेज़ी में और मराठी में उसका प्रकाशन किया। रोमिला जी के अनुसार इसमें वो 3 निबंध है, 170 पेजेस की ये किताब है, ज़रूरी किताब है। वे कहती है कि असहमति कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है, लेकिन असहमति के विभिन्न रूपों की पहचान इस समय के लिए नहीं है। असहमति का सिद्धांत प्राचीन काल से मौजूद है। जिस देश में उदार लोकतांत्रिक समाज हो, वहाँ असहमति व्यक्त करने वाले सवाल तब जब पूछे जाते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता, कोई आपत्ति जता नहीं सकता। इसके बरक्स मुद्दों को संबोधित करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। सवाल उठाने का अधिकार अब सार्वजनिक है और कोई भी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। मगर आज हम जानते हैं कि यह स्थिति नहीं है। हम सत्य को आज सत्य नहीं कह सकते हैं, चोर को भी हम आज चोर नहीं कह सकते। तो इसका एक बिंदु इस तरफ जाता है कि इस व्यवस्था को क्या हम फासिस्ट व्यवस्था नहीं कहेंगे? हम उसी बिंदु पर पहुंच चुके हैं। आज हम देखते हैं कि अन्यत्व, अदरिंग के तत्व को अपनाकर सहिष्णुता का पक्ष छोड़ दिया जा रहा है। बड़े समुदायों की भाषाओं के विचारकों को इसका खतरा कम मालूम पड़ता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं कॉमरेड गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्याओं में देख सकते हैं। प्रादेशिक भाषाओं के लेखकों को, विचारकों को निशाने पर क्यों रखा जाता है? वे लोगों की अपनी भाषाओं से जुड़े हैं। उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है लेकिन गहरा है। यही वजह है कि बशीर अहमद और पेरुमल मुरुगन जैसे लेखकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।
अभी प्रज्ञा दया पवार यहाँ बैठी है, उनके साथ हमने कई लोगों ने पुरस्कार वापस किए थे। और तब से ये हुआ है कि जब से गौरी लंकेश की हत्या हुई है, हम में से कई लोगों को 24 घंटे पुलिस के प्रोटेक्शन में रहना पड़ रहा है। आज मुझे खुश है कि मैं पुलिस संरक्षण के बाहर हूँ और दिल्ली में बड़े आराम से आ सका। यह स्मृति शक्ति लोप का समय है, एमनेसिया का समय है। एक समय था सत्ता को सवाल पूछने वाला एक वर्ग हुआ करता था। फ्रांस में आपको पता होगा ये कहानी कि एक यहूदी मिलिट्री ऑफिसर था अल्फ्रेड ड्रेफस, जिस पर झूठा मुकदमा चलाया गया था। तब एमिल ज़ोला ने कहा था कि आई एक्यूज़, लेकिन उसके इस 2 शब्द के पीछे, उसने जो पत्र लिखा था, इस 2 शब्द के पीछे तमाम मध्य वर्ग के वकील, डॉक्टर्स, लेखक, संस्कृति कर्मियों का समर्थन था। आज भारत का लगभग 55 करोड़ का मध्य वर्ग कायर, बेपरवाह और अपने सुखों में मशगूल हो गया है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुपया और डॉलर का फ़र्क उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि विदेश से जो उनके बेटे पैसे भेजते हैं डॉलर में, तो ज़्यादा रुपए वो यहाँ कमा सकते हैं। 70 के दशक के वेलफेयर स्टेट के सभी फ़ायदे इन लोगों ने लिए हैं। बच्चों को बड़ी नौकरियाँ देकर विदेश में सेटल करने के बाद अब वह उल्टा जन विरोधी बन गया है। आई एक्यूज़ कहने वाला वाइट कॉलर्ड मध्य वर्ग दृश्य से नदारद है। वही वर्ग आज धार्मिक विद्वेष को सहायता कर रहा है। उसे बुलडोज़रों की आवाज़ें, लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती। उसे किसानों के दर्द, आंदोलन में मरे 700 किसानों से उसे कोई हमदर्दी नहीं है। सेंट्रल विस्टा के फ्रॉड से ही वो उत्साहित हुआ जा रहा है। हेनरी जीरो के शब्द में कहें तो गैंगस्टर कैपिटलिज्म का वही समर्थक और लाभार्थी भी है। इस मध्य वर्ग के बारे में सोचते हुए मुझे पीटर फोल्डिस की एक बेहतरीन लेकिन बहुत ही छोटी सी फिल्म है 12 मिनट की, उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, हंगर। उस हंगर फिल्म की याद आती है जिसमें एक आदमी लगातार खाए जा रहा है। वो 12 मिनट तक खाता जो भी दिखता है वो खाता है। वो श्रमिकों को, गरीबों को, लोगों को, जो वेट्रेस होती है लड़की को खाता है, यहाँ तक कि टेबल और कुर्सी को, वस्तुओं को भी खाते चला जाता है। तो उसकी मुझे बेहद याद आती है। इसमें मानवता की गरिमा दांव पर लगी है। इस भारत की हमने कल्पना नहीं की थी। अभी डॉक्टर साहब ने राष्ट्रवाद का जिक्र किया। राष्ट्रवाद जब चरम रूप धारण कर लेता है तो उसके परिणाम हम देखते हैं, कितने हिंसक और कितने खतरनाक होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन खतरों को जाना था। आज़ादी से ठीक 25 साल पहले सन 1921 में उन्होंने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पहली बार आइडिया ऑफ इंडिया इन 3 शब्दों का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। 14 दिसंबर 1932 को पंडित नेहरू ने अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि राष्ट्रवाद का विचार या भावना केवल उस मामले के लिए ठीक है, लेकिन अविश्वसनीय और इतिहास लेखन के लिए एक विकर्षण है। यह कई घटनाओं पर आंखें मूंद लेता है और जब हमारे अपने इतिहास की बात आती है तो इस भावना की तीव्रता से सच्चाई का नुकसान होता है। आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में राष्ट्रवाद और पूंजीवाद एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रवाद पूंजीवाद का साधन भी है और उत्पाद भी है। बाजार, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद, इन तीनों तत्वों का घनिष्ठ जैविक संबंध है। स्वतंत्र जनतंत्र में सबको समान अवसर की संभावनाएं, अपने गुण, कौशल और विचारों से आत्मोन्नति की सुविधा उपलब्ध होती है। अनेक रंग, अनेक भाषा, संस्कृतियों के मिलाप से ही सौंदर्य मुमकिन है।
मैं आज के समय में मलिक अंबर को याद करता हूँ कि कैसे एक हबशी एबिसिनियन गुलाम का बेटा हिंदुस्तान आता है और अपने गुण और कौशल से एक न सिर्फ एक औरंगाबाद जैसे शहर का निर्माण करता है, बल्कि एक उत्कृष्ट प्रशासक होता है जो किसानों की और प्रजा की हित में ऐसे कायदे और ऐसे कानून बनाता है जो अब तक चलते हैं, जिन्हें मॉडल माना जाता है। दोस्तों, मुश्किलें हैं, तनाव हैं, अब हमें हल ढूंढने की ज़रूरत है। महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर कर्मवीर शिंदे, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, कॉमरेड शरद पाटिल, कॉमरेड पानसरे, यहाँ तक कई लोगों ने हमें एक रास्ता दिखाया है और जिसका आज भी औचित्य है। जैसा कि फुले कहते हैं, इसका इलाज शूद्रातिशूद्र महिलाओं और आदिवासियों जैसे सभी समुदायों को ब्राह्मणेतर दर्शन से परिचित कराना है। ऐसा करने के लिए हमें एक ऐसे धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है जो न केवल वर्ग विरोधी हो बल्कि भारतीय संदर्भ में जाति विरोधी भी हो और महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील हो। स्थापित, शोषक, असहिष्णु और अन्यायपूर्ण संस्कृति को बहुजनों की समानांतर और मजबूत संस्कृति से बदलना ज्योतिबा फुले के जीवन कार्य का एक प्रमुख परियोजना थी। एक नए मॉडर्निटी के प्रोजेक्ट का वह एक विचार था। समाज के सभी प्रश्नों को समग्रता में देखकर उन्होंने एक स्थापित संस्कृति का एक विकल्प तैयार करने का सपना देखा था और इसके लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। ब्राह्मणेतर प्रबोधन के माध्यम से, ब्राह्मणेतर संघर्ष करते हुए उसके लिए एक व्यापक आंदोलन के माध्यम से एक नए नेशन की कल्पना उन्होंने की थी। बस 1 मिनट और लेता हूँ। अभी छत्रपति शाहू महाराज की शताब्दी चल रही है और कई कार्यक्रम महाराष्ट्र में चल रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो राजा थे, छत्रपति थे, लेकिन बड़े डेमोक्रेटिक कायदे उन्होंने अपने राज्य में स्थापित किए। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जो डीएनटीज थे उनके लिए उन्होंने हॉस्टल्स और स्कूल्स खोले। वह एक बड़ी क्रांति थी, लेकिन ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था। जब वेदोक्त जो विधि का सवाल आया तो ब्राह्मणों ने उन्होंने नकारा था। तो उन्होंने कहा, मुझे इस तरह की लेजिटिमेसी आपसे नहीं चाहिए, मैं अपना एक अलग समाज, जो डेमोक्रेटिक समाज है, वो बनाऊंगा। तो आज उनकी याद भी आ रही है। आज मुक्तिबोध जी की याद आती है, जो मराठी थे। उन्होंने कहा था कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार और नर्तक चुप है। इस चुप्पी को हमें तोड़ना है। समय बहुत ही क्रूर है, लेकिन फिर भी मैं एक सपने देखने वाली की तरह महसूस करता हूँ। मैं या कोई भी सतर्क कवि सत्ता के सामने एक बेचैन नागरिक है, लगातार विपक्ष की पहली पंक्ति में बैठा है। समय ऐसा है कि आम नागरिक के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। ये संकट को समय महसूस करने का समय है। ये ऐसा समय है जब विवेक खो चुका है। यह समय किताबों का दुश्मन है, साहित्य, कला और अपनी जनतांत्रिक संस्कृति का दुश्मन है। समानता, स्वतंत्रता, इतिहास, सत्य का शत्रु है। ऐसा लगता है कि हमें ठगा गया है। आज की सरकार वंचितों, दलितों, बुद्धिजीवियों के खिलाफ है। आज कवि, लेखक और किसी भी कलाकार और जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मानवता को बार बार याद दिलाएं। मुंबई के हमारे कवि हैं, मैं कवि हूँ और बहुत चाह रहा था कि बीच में अपनी कुछ कविताएं पेश करूँ, लेकिन मैंने वो उस मोह को टाला। लेकिन मुंबई के मेरे दोस्त और अच्छे कवि हैं फरीद खां, उनकी कुछ लाइनें मैं यहाँ पढ़कर दिखाता हूँ और अपनी बात ख़त्म करूँगा। वे कहते हैं, मैं नागरिक हूँ, सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने मातहत काम करने वाले राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय की मैं आलोचना करूं, हम भारत के लोग ये वचन लें। जय हिंद, जय संविधान, सत्य की जय हो।